Hi, the hardest person to manage is yourself. Master yourself, master the word. Today is 14th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यूएसए वेयर इन इंडिया इज द पंपादम शोला नेशनल पार्क द आंसर इज केरला सर सैयद अहमद खान ने बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंडर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा एस्टैब्लिश किया था बॉम्बे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था बारदोली सत्याग्रह इन 1928 लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे न्यू इंडियन डोमिनियन के आज के सवाल हैं विच रीजन ऑफ इंडिया सपोर्ट्स द करेवा फॉर्मेशन और यहाँ पे किसकी कल्टीवेशन होता है ये भी बताइए वेयर इज द लोकटक लेक सिचुएटेड विच हिल रेंज इज डोमिनेटेड बाय द डोडा बेटा पीक विच लॉन्जिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया what is the local name of the wind blowing in the northern plains of India during summers India में during summers which drainage pattern resembles the branches of a tree river का drainage pattern so these are 6 questions for today आज की vocabulary है evoke का करना मतलब आह्वान करना bring or recall to the conscious mind intermittent है intermittent fasting मतलब रुक रुक कर occurring at irregular intervals, not continuous or steady. गाफ का मतलब होता है चूक हो जाना unintentional act or remark causing embarrassment to its originator या फिर एक ब्लंडर है डेसिफर का करना मतलब समझना convert a text written in code or a coded signal into normal language समझना डेसिफर करना फैमिश्ड है मतलब बहुत भूखे मर रहे हैं फीलिंग अ डिजायर और नीड फॉर फूड so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आती है सीएपीएफ के अंदर और इसमें क्या चेंजेस आए हैं विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन एज वेल देन दिस इज वेंकैया नायडू साहब का अरुणाचल ट्रिप इस पे चाइना का ऑब्जेक्शन और एमईए स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट कोविड-19 रिकवरी हो रही है दिस इज अबाउट एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन इसकी डेफिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं टीन प्रेगनेंसीज पोज अ चैलेंज इन राजस्थान दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस बिगाइलिंग बेस बिगाइल मतलब चार्मिंग बट इन अ डिसेप्टिव मैनर सो दिस इज अबाउट जो आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स हैं एडिंग अफगान्स global war then Nobel Masters of Matrix this is climate finance this is about eat well food security गति शक्ति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की है सैनिक स्कूल्स वैक्सीनेशन इंडिया एंड ईरान टॉयफल का पैटर्न बदल रहा है एंड इंडियन आर्मी चीफ अभी गए थे कोलंबो श्रीलंका में आज हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल क्या होते हैं व्हाट इज इट्स डेफिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी sources. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu. Indian Express की वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है आज और कल द हिंदू का ऑफ है देयर विल बी नो इशू ऑफ द हिंदू ऑन अक्टूबर 15 बट अपने लिए एवरीडे मीन्स एवरीडे सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पंजाब अनहैप्पी आफ्टर सेंटर एनहेंसेस पावर्स ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो पंजाब जो है पंजाब बॉर्डर स्टेट है इधर पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है तो यहाँ पर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिकॉज जो बीएसएफ है बीएसएफ बनी थी 1 दिसंबर 1965 को ये बनी थी पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे ये सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अब 65 में बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी बांग्लादेश बना 1971 में तो बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश करंट डे पाकिस्तान एंड करंट डे बांग्लादेश इस दोनों बॉर्डर को बीएसएफ गार्ड करती है तो बीएसएफ है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल इसका मोटो क्या है जीवन पर्यंत कर्तव्य क्रेस्ट ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी अनटू डेथ तो दिस इज बीएसएफ
अब जो बीएसएफ है वो वैसे तो सीएपीएफ के अंदर आता है। सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, एसएसबी भी है। कुछ ही टाइम पहले हमने इस पे एक नोट प्रिपेयर किया था, दिस आईटीबीपी एंड ऑल पे, जब चाइना के साथ हमारा टेंशन चल रहा था। तो ये जो सीएपीएफ है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही यहाँ पे एनहेंस कर दी है पावर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो द पॉइंट इज कि जैसे पंजाब है, तो पहले क्या होता था, पंजाब मतलब इधर पाकिस्तान है, बीएसएफ बॉर्डर को गार्ड कर रही है। पहले ये होता था कि बीएसएफ की लिमिट वाज फिक्स्ड अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री इन गुजरात, और केवल 15 किलोमीटर इन राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो गुजरात में अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर टुवर्ड्स इंडिया इस साइड बीएसएफ सर्च कर सकती है, ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है अप टू 80 किलोमीटर गुजरात में। बट राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम में केवल 15 किलोमीटर था। तो इस 15 किलोमीटर में चेंजेस आए। अब क्या होगा, अरेस्ट, सर्च और सीज बीएसएफ कर सकती है विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आज की डेट में 50 किलोमीटर ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये इंडिया है, और इधर से 50 किलोमीटर ऐसे तक बीएसएफ अरेस्ट, सर्च और सीज कर सकती है। असम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब में, गुजरात में 80 किलोमीटर है। सच ऑपरेशनल पावर टू द बीएसएफ सीएपीएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये एप्लीकेबल होगा न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी और लद्दाख में भी, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गजट नोटिफिकेशन जो 11 अक्टूबर को आया। अब 11 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है, तो 2014 का जो एक्ट का ऑर्डर था, बीएसएफ एक्ट 1968 का, विच ऑल्सो कवर्ड द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो ये चेंजेस यहाँ पे आए हैं, इसने रिप्लेस कर दिया है 2014 का एक्ट को। तो आज की डेट में क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक टुवर्ड्स इंडिया ऑब्वियसली, यहाँ पर बीएसएफ अरेस्ट, सर्च एंड सीज कर सकती है। तो बीएसएफ का ये जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो एक्सपैंड हो गया है। पंजाब ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो यही है कि ये कहीं फेडरल फीचर्स जो हैं स्टेट की पावर्स कर्टेल तो नहीं हो रही है, लाइक दैट, अनहैप्पी आफ्टर सेंटर एनहेंसेस पावर ऑफ बीएसएफ। बट अगेन नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये जस्टिफाइड भी नजर आ रहा है। सेकेंड जो टॉपिक है बॉर्डर से रिलेटेड वो है दिस चाइना का अपोजिशन टू वाइस प्रेसिडेंट साहब्स अरुणाचल ट्रिप। तो अभी नायडू जी गए थे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ऑफिशियल ट्रिप था उनका, और इस बात पे चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया जो कंप्लीटली अनजस्टिफाइड है, टेनेबल नहीं है। इसी बात पे अरिंदम बागची, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट है, इंडियन लीडर्स रूटीनली ट्रेवल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज दे डू टू एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और उनमें से एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे 27 स्टेट्स हुए वैसे ही अरुणाचल प्रदेश है। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटोरीज भी है। सो द पॉइंट इज, इंडिया की किसी भी टेरिटोरी में इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन पीपल, सिटीजन, दे कैन मूव फ्रीली। इंडियन लीडर्स स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पर जा सकते हैं। Objecting to the visit of Indian leaders to a state of India does not stand to reason and understanding of Indian people। तो जो चाइना ने ओपोज किया है, चाइना एक्चुअली अरुणाचल वगैरह को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो इंडिया ने इसका अगेन रिप्लाई दिया है चाइना के ओपोजिशन का। देन जो नेक्स्ट है, आफ्टर डिप इन कोविड हिट फर्स्ट क्वार्टर इन्वेस्टमेंट्स रिकवर। तो कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, सेंटिमेंट्स डाउन हुए, इकोनॉमी हिट हुई और नोज डाइव हो गया हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट एटसेट्रा। इसके बाद अब साइंस दिख रहे हैं रिकवरी में भी जो चीज देखने वाली है वो है कि ये कौन से शेप की रिकवरी होगी। क्या ये वी शेप रिकवरी होगी, क्या ये यू शेप रिकवरी होगी, लॉन्ग हॉल होगा यहाँ पे, या फिर ये जेड शेप रिकवरी हो जाएगी, लाइक दैट, लेट अस सी। बट अभी जो अर्ली साइंस हैं वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी बेटर हुआ है, कोविड हिट के कारण जो चैलेंजेस थे ओवरकम कर रहे हैं। बट ये जो टर्म अभी आने वाला है वो है आने वाला है फेस्टिवल का।
फेस्टिवल में वैसे भी पेंट अप डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, लेट अस सी। Then proposed policy to make cut Alwar Panipat parts of Muzaffarnagar from NCR. What is NCR? बिफोर दैट ये जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इस पे आंसर राइटिंग भी आपको करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सीएपीएफ से रिलेटेड आप जो भी इसकी वेबसाइट में देख रहे हो, अबाउट सेक्शन में जाना, विकिपीडिया पेज में जाना कि सीएपीएफ क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसका रोल क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, ब्रांचेस क्या है, एटसेट्रा, और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में सीएपीएफ का क्या ड्यूटी है। ट्राई टू समराइज एवरीथिंग। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रोल एंड मैंडेट ऑफ सीएपीएफ। ये जब आप खुद से लिख के देखोगे ना तो ये चीजें आपके साथ लास्ट करेगी। एग्जाम टाइम पे आपको बस पन्ने पलटाने और ये सब बहुत क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। सो दैट इज वाई होमवर्क रोज करना है। एवरी डे मीन्स एवरी डे, डिसिप्लिन रोज होना चाहिए। तो दिस इज देयर। राइट डाउन दिस आंसर एंड शेयर। ओके, देन दिस इज मैकमहन लाइन, कोविड के बाद रिकवरी, और ये बात है एनसीआर का सी। ये है हमारा दिल्ली। दिल्ली का ये जो जोन दिख रहा है इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। यहाँ पे 70 विधानसभा की सीट्स हैं और जिसपे चुनाव होते हैं और दिल्ली की दिस सरकार बनती है। तो दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। अब बिकॉज दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटोरी है, बहुत बड़ा शहर है, ज्योग्राफी में हम अर्बन पोल सेंटर्स वगैरह की बात देखते हैं, है ना। तो जो दिल्ली है, दिल्ली से जो एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ पे भी ट्रिकल डाउन होता है दिल्ली का इफेक्ट। तो इस एरिया को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। एनसीआर में इधर यूपी भी आ जाता है और इधर आ जाता है दिस हरियाणा और इधर आ जाता है नीचे राजस्थान। तो ये जो एरिया है इसको डिफाइन कैसे करें। जैसे कुछ जिले हैं, जैसे ये नोएडा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, ये गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, झज्जर हो गया, इवन करनाल, भिवानी, पानीपत, यहाँ तक एनसीआर फैला हुआ है। इधर मुजफ्फरनगर तक फैला हुआ है, इधर पानीपत तक, नीचे अलवर भरतपुर तक राजस्थान में दिस एनसीआर रीजन स्प्रेड है। तो अगर एनसीआर इतना ज़्यादा हम वाइड कर देते हैं तो इसका मैनेजमेंट में डिफिकल्टी आती है। तो अभी एक नई डेफिनेशन आ रही है। मीटिंग चेयर्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब ने मीटिंग लिया और एनसीआर पीबी ने डिसाइड किया कि जो एनसीआर है वो होगा 100 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम राजघाट इन दिल्ली प्लस 1 किलोमीटर इन ईच डायरेक्शन अलोंग मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट वे या फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। सो द पॉइंट इज दिल्ली में है राजघाट। राजघाट क्यों इंपॉर्टेंट है, राजघाट का सिग्निफिकेंस क्या है, आंसर राजघाट। तो राजघाट से जो 100 किलोमीटर का जोन है वो ही बस अब एनसीआर में लाएंगे। जहां हाईवेज वगैरह है उधर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच और इंक्लूड हो जाएगा, बट पॉइंट इज 100 किलोमीटर। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट बेटर हो। तो ये अभी डिसीजन हुआ है, लेट अस सी कुछ ही दिनों में ये इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो कंसेंसस 100 किलोमीटर पे बना हुआ है, 100 किलोमीटर का यहाँ पे होगा। अब ये एरिया एनसीआर में आएगा तो एनसीआर रिलेटेड प्लानिंग होगा, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें होगी। हरियाणा तो और स्मॉलर रेडियस की बात कर रहा था, बट कंसेंसस आया कि 100 किलोमीटर का रेडियस हम मानते हैं। ओके, सो दिस इज देयर। अब सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है टीन प्रेगनेंसीज पोज अ चैलेंज इन राजस्थान। राजस्थान का डुबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चाइल्ड मैरिज में। amid the high prevalence of child marriages, reducing teenage pregnancies contribute to be the biggest challenge in addressing issues related to the reproductive health of adolescent in Rajasthan। GS1 में हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी, देन हम पेपर 3 में भी हेल्थ रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें देखते हैं। पेपर 2 में हम गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, विमेन एम्पावरमेंट एट्सेट्रा। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है राजस्थान स्टेट में इन पर्टिकुलर, वो है दिस चाइल्ड मैरिज एंड एडोलेसेंट की हेल्थ। तो एक स्टडी हुआ अभी, स्टडी का नाम है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन एडोलेसेंट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन राजस्थान। कि एक्चुअली क्या है, एजुकेशन नहीं है, जो सोसाइटी का दिस
कल्चर है वो कल्चर प्रमोट नहीं कर पा रहा है दिस जेंडर बेस्ड जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना है उन्हें। दूसरा चीज जैसे हम अक्सर देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की हम क्यों एनकरेज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जननी सुरक्षा अभियान चलता है क्यों, सो दैट ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको हम हेल्दी रख सके। अदरवाइज क्या होता है इससे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और इन दी एंड हम लॉस में रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है हेल्थ में, एजुकेशन में, तो इसके मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एजुकेशन भी राइट एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग होना चाहिए। जो टैबूज हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। लॉज प्रॉपर होने चाहिए, स्ट्रिंजेंट होने चाहिए और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। सोसाइटी की ग्रूमिंग होना चाहिए। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, शारदा एक्ट था, उसने एज ऑफ मैरिज बढ़ाया, 21 कर दिया, और विमेन का 18 है, इसको भी अभी बढ़ा के 21 करने की बात हो रही है। 21 एटलीस्ट जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैच्योर हो पाए, देन फिर वो आगे फॉरवर्ड हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जरूरी होता है, हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। ये जो स्टडी हुई इसने हाईलाइट किया चैलेंजेस है इन द फील्ड ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, गरीबी। इंडिया में 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर हम केवल पॉवर्टी को दूर करने में सक्सेसफुल हो गए। पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रेग्रेसिव सोशल नॉर्म्स हैं, इनएडिक्वेट एजुकेशन है और अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉस्ट सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में पे करना पड़ता है। सो दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट जरूरी है एजुकेशन में एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन में। दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। देन दिस इज बिगाइलिंग बेस, ये एडिटोरियल है। बिफोर दैट कोल का शॉर्टेज अरुणाचल, दिस आंध्र प्रदेश में दिख रहा है 20 रेक्स अभी इन्होंने पर डे का डिमांड किया है। मेघालय बाइफर्केशन, देन दिस इज अबाउट केरला और अदानी ग्रुप एयरपोर्ट ऑपरेशन फ्रॉम टुडे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट फॉर 50 years पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन टीन एथलीट गेट्स अ हेल्पिंग हैंड। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। बिगाइलिंग बेस, बिगाइल मतलब बहुत चार्मिंग है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट डिसेप्टिव है। तो जो नंबर आए हैं आईआईपी के या फिर रिकवरी हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बट ये बिगाइलिंग है, मतलब ये ट्रूथ नहीं बता रहा है, रियल पिक्चर नहीं बता रहा है। स्टेट्स एंड सेंटर मस्ट कट फ्यूल लेवी, फ्यूल सस्ता करना जरूरी है। 110 रुपए लीटर पेट्रोल रहेगा तो इन्फ्लेशन कभी कम ही नहीं होने वाली। ब्रिंग डाउन करेगा इन्फ्लेशन अगर कट होगा फ्यूल लेवी में, और फ्यूल कंजम्पशन पे भी चेक लगाना जरूरी है। तो सी, ये दो नंबर्स अभी आए, एक आया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर कम हुए हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी जंप नजर आया है। गुड, ये इंडिकेट कर रहा है गैदरिंग रिकवरी इन इकोनॉमिक मोमेंटम, मतलब इकोनॉमी रिकवर हो रही है। बट क्या ये ट्रुथ है? ट्रुथ ये है कि इसमें बहुत बड़ा बेस इफेक्ट है। पिछले बार बहुत बुरी तरह पिटे थे, तो अभी थोड़ा भी फायदा हो रहा है ना, तो वो परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, रियलिटी डिफरेंट है। तो दैट इज वाई इकोनॉमिस्ट ने कल भी कहा था कि इन नंबर को ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। वैसे तो आज की डेट में इकोनॉमी का कोई भी नंबर सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जैसे कल हमने वर्ल्ड बैंक का भी पढ़ा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, नंबर फजिंग बहुत ज्यादा है। डिमांड आज की डेट में भी बहुत वीकन है। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा है, जैसे अभी कोल का शॉर्टेज होने लग गया। सप्लाई साइड में अभी भी लॉजिस्टिक्स के चैलेंज आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट राइज है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डिसीज का बर्डन है। लोग ठीक तो हो गए बट दे आर नॉट प्रॉपरली रिकवर्ड, सो दे आर नॉट एबल टू वर्क लाइक दे यूज टू वर्क अर्लियर। तो डिसीज का बर्डन है। ग्लोबल फ्यूल प्राइस 3 साल के हाई पे चल रही है। सेंटर एक्साइज ड्यूटी बहुत लगाता है, स्टेट वैट बहुत ज्यादा लगाता है, तो इससे पेट्रोल हो जाता है 110 रुपए पर लीटर, और इससे इन्फ्लेशन बनी ही रहेगी। तो अभी कोल क्राइसिस नया क्राइसिस आ रहा है। तो कल हमने देखा था ना, टेलविंड अभी तक थी, बट आगे का जो रास्ता है वहां पे हेडविंड बहुत है।
तो दैट इज वाई ये जो नंबर है इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। कोल क्राइसिस है, पावर आउटपुट कम होगा, तो अगर कोल क्राइसिस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा तो ये सारे सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो द पॉइंट इज इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, वी नीड टू हैव फर्म डिटरमाइंड एफर्ट्स। कंटिन्यू रखना जरूरी है, इस बेस से इन नंबर से हमें कैरी अवे नहीं होना है। ये है एडिंग अफगान। एडिंग अफगान सेकेंड एडिटोरियल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पीसफुल प्रॉस्परस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं होगी, वॉर होगा, डेली बेसिस पे अटैक्स होंगे, पॉवर्टी होगा और स्ट्राइफ होगा, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी। तो हमको बहुत अच्छे से पता है वर्ल्ड में जहां भी ये होता है वहां पे जनरेट होता है टेररिज्म। ये ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का, ये ब्रीडिंग ग्राउंड है दिस रिफ्यूजी क्राइसिस का। तो ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट होगी ना, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट सब जगह देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। दैट इज व्हाई वी आर वेरी वेरी वरिड। इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एजेंसीज वर्किंग विद डिस्प्लेस्ड अफगान। तो प्राइम मिनिस्टर G20 की मीटिंग किया, कल आपने G20 पे टॉपिक पे आंसर प्रिपेयर किया, एक्सीलेंट। तो इस मीटिंग में कहा कि इमीडिएट और अनहिंडर्ड एक्सेस जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में। अब सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे UNHCR की रिपोर्ट ने भी बोला, अफगानिस्तान बिफोर तालिबान भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, वहां पे सीवियर क्राइसिस थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे, इवन फूड का शॉर्टेज है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत डेवलप्ड नहीं कह सकते हम अफगान को बिफोर इवन तालिबान। अब तालिबान का टेक ओवर हुआ, तो इससे पहले एटलीस्ट ये तो था कि वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को वर्ल्ड से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा था, एड मिल रहा था। बट तालिबान का टेक ओवर हुआ तो जो भी फंड्स थे वो फंड्स स्टॉप कर दिए वर्ल्ड ने, या फिर जो पैसे थे, जैसे यूएस ने जो अफगानिस्तान का बैंक है उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। सो द पॉइंट इज सीवियर शॉर्टेज है फंड्स का, और इससे अगर बेसिक चीजें अगर प्रोवाइड नहीं हुई अफगान पीपल को तो उससे जो स्ट्राइफ है वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्राइसिस एग्रेवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, चिल्ड्रन एंड विमेन एज यूजुअल वर्स्ट हिट हुए हैं। तो अब हेल्प करना है तो कैसे करें, या तो अगर हेल्प करना है तो तालिबान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा। तो एज अ गुडविल जेस्चर इंडिया कुड वंस अगेन सेंड फूड एड, जैसे हमने पहले भी खाना भेजा, व्हीट, ग्रेन, फोर्टिफाइड बिस्किट, या फिर डायरेक्टली जो पैकेज्ड फूड है वो डायरेक्टली काबुल करे, और डायरेक्टली बायलैटरल नहीं करे, उसको वर्ल्ड लेवल की जो है यूनाइटेड नेशंस उसके थ्रू भेजे। तो ये एक चीज की जा सकती है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आंसर, अभी बने हैं नए यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, इंडिया ने इनको सपोर्ट किया था। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है अफगान के लिए। हीड करे वार्निंग दैट इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, रीजनल लीडर इंडिया भी है, अगर इस टाइम पे अफगानिस्तान की मदद नहीं की तो यहाँ अफगानिस्तान में क्राइसिस बढ़ेगा, और क्राइसिस बढ़ेगा तो एन नंबर ऑफ डिफिकल्टीज एंड एंट्रोपी होगी, और वो फिर स्पिल ओवर होगा एडजेसेंट रीजन्स में। सो दैट इज वाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ अफगानिस्तान, एडिंग अफगान्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कहा और यही ऑफिशियल लाइन है। ये जो एडिटोरियल है ये लिखा है M.K. नारायण साहब ने। M.K. नारायण साहब फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। आपके टेक्स काफी अच्छे होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल में। यहाँ जो बात लिखी है वो लिखी है 20 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, 20 साल 2001 से लेके 2021, और इस 20 साल में क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे। बहुत सारे इसमें जो पॉइंटर्स हैं, जैसे डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पर्सपेक्टिव है, अमेरिका का क्या चैलेंज था, ये चीज़ हमारे लिए इतना रेलेवेंट है नहीं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जैसे अफगानिस्तान 1980s में बॉयल हो रहा था, तो इंडिया में भी आप देखो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे डिफिकल्टी हुई पूरे 1980 के दशक में। सिमिलरली 2021 में फिर से अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, तो हमें रिपीट नहीं होने देना है वापस ऑल टाइप ऑफ दोज दिस डिस्टर्बेंसेस। सो दिस इज वन थिंग। सेकंड जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वो किया है कि जो 2001 का टेररिज्म था और 2021 का टेररिज्म है, दोनों में बहुत फर्क है। हम इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी देखते हैं GS पेपर 3 में, सिक्योरिटी,
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी जो चैलेंज आ रहा है ना, वो आ रहा है साइबर टेररिज्म का। एक नई ब्रीड ऑफ टेररिस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, रिक्रूट किए जा रहे हैं ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट में तो हमें पता है हर चीज ना ट्रुथ नहीं होती, जो दिखाया जाता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। मैनी ए टाइम्स आप देखना इंटरनेट पे बहुत बढ़ा चढ़ा के भड़काऊ बातें करते हैं। रियलिटी रियल में लोग ऐसे नहीं होते हैं। सो टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेट का मिसयूज होता है और रेडिकलाइज किया जाता है बाय दीज पीपल। सो जो नई जनरेशन आ रही है उसको भी हमें स्मार्ट बनाना पड़ेगा और समझदार बनाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस नेफेरियस डिजाइन ऑफ दीज टेररिस्ट्स। साइबर सैबोटेज किया जाता है, डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है सर्टेन सिचुएशन टुडे। और यूजुअली ये किन लोगों को टारगेट करते हैं? ये जो नए नए टीनेजर्स हैं, छोटे हैं, इनको अभी इतनी समझ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो दे ट्राई टू प्ले विद देयर इमोशंस। उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस नए टाइप के जो टेररिज्म है इसको स्ट्रांगली काउंटर करें और इसको प्रमोट नहीं होने दें। जो न्यू एज टेररिज्म है, साइबर टेररिज्म। तो ये सब बातें हैं जो GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में भी वी कैन मेंशन। ये बात है नोबेल मास्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए, जो भी है, चाहे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, एवरीथिंग, हर चीज का जो एंड रिजल्ट है वो क्या होता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी डे टू डे एवरीडे एक्टिविटी है, उसको सिंप्लीफाई करना, उसको इम्प्रूव करना। साइंस भी यही करती है, इकोनॉमिक्स भी यही करती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरी स्ट्रीम। नोबेल मास्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर्टिकुलरली बात किया है इकोनॉमिक्स के नोबेल का। डबली इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ऑफ बिग डेटा। सी, जो नोबेल प्राइज अभी मिला, अनाउंस हुआ, स्पेशली इकोनॉमिक्स का, ये अनाउंसमेंट तो हो गया है, इकोनॉमिक्स लास्ट में अनाउंस हुआ, बट जब ये अवार्ड कब दिया जाएगा, तो एक्चुअल अवार्ड दिया जाएगा December 10 को। अभी अनाउंसमेंट हुआ है 10 दिसंबर को अवार्ड जिन्होंने जीता है उनको मिलेगा। 10 दिसंबर क्यों? बिकॉज ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अब सी, जो इकोनॉमिक्स का है वहां पे एक्सप्लेन अगर हम देखें ना, तो एक होता है कॉजल रिलेशनशिप, मतलब ए हुआ तो ए के कारण बी हुआ, फिर बी से सी हुआ, तो देर इज अ कॉज इफेक्ट, कॉजल रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे थ्योरीज होती है, अंडरस्टैंडिंग्स होती है, और उसके बेसिस पे कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। अब स्टडी कैसे करें? स्टडी का एक तरीका होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, मतलब विद इफेक्ट ए के कारण देखा, टेस्ट किया तो ये रिजल्ट आया, ए के बिना टेस्ट किया तो ये रिजल्ट आया, तो हम बता देंगे ए का क्या इम्पैक्ट हो रहा है रिजल्ट आउटकम पे। तो दैट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। फिर होता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, ओवर द पीरियड फील्ड स्टडी करो, लोगों की चॉइसेस, इम्पैक्ट क्या हुआ, लाइक दैट, और फिर इन चॉइसेस से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाओ। तो ये एक तरीका हो गया एम्पेरिकल। इससे पहले एडम स्मिथ की बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। सी, वर्ड क्या लिखा है? कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्दी नेशंस हैं तो उसका रीजन क्या है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो इस बार का जो नोबेल है उसने भी ऐसे मॉडल्स बनाए इकोनॉमिक्स में, और इस कंक्लूजन पे उन्होंने ड्रॉ किया कि हायर वेजेस हैड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अक्सर ऐसा लगता है कि लाइक हायर वेजेस है, वेजेस मतलब तनख्वाह, तो इससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो नौकरी दे रहा है तो वो कम लोगों को हायर करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हायर वेजेस हैड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो नोबेल के विनर्स हैं उन्होंने एक डिटेल स्टडी किया और इस कंक्लूजन को ड्रॉ किया। टुडे इट इज वाइडली बिलीव्ड minimum wages may not affect employment since firms may pass on the costs to consumer. कंज्यूमर पैसे देने के लिए तैयार है, बट वो क्वालिटी चाहते हैं, सेव टाइम, क्वालिटी सर्विसेज के लिए। तो अगर आपको बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए तो उनको बेस्ट आपको पे एंड सैलरी पर्क्स भी देने पड़ेंगे। सो द पॉइंट इज कि पहले का जो नोशन था कि ज्यादा तनख्वाह मतलब सस्टेनेबल नहीं होगा, नो, ज्यादा सैलरी, ज्यादा हायर थ्रेशोल्ड इनकम भी है तो उससे क्वालिटी अट्रैक्ट हो रही है। ओवरऑल जो है पूरा इकोनॉमी जो सेक्टर है वो आगे फिर प्रोपेल भी करता है बाय दीज ब्राइट माइंड्स। सो दिस इज दैट। डीकंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस, अब सी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट फाइनेंस। रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करो, सोलर पैनल्स बनाओ, बट उसका पैसा कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी काफी महंगी है। तो दैट इज वाई क्लाइमेट फाइनेंस के लिए
एक $100 बिलियन का फंड बनाने की बात थी। यूपीएससी का भी ये सवाल है, एक बार आया था $100 बिलियन, बट वहां पे उन्होंने एक जीरो और लगा दिया था, $1000 बिलियन लिखा था, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये $100 बिलियन का है क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज को 2025 तक। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन का फंड बनाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा देगी, उनको पैसा देगी सो दैट वो क्लाइमेट के लिए प्रिपेयर हो पाए, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो बात यहाँ पे यही है कि ये फाइनेंस जो है वो एक्सपीडिशियसली कंडक्ट करना चाहिए। सोइंग बेटर टू ईट बेटर, सी अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, हम जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ईट बेटर, अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हो, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हो, फैट्स नहीं है, एडिक्वेट है, और फिर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली गेट बेटर, फिजिकली बेटर। एग्री फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाए, न्यूट्रिशन बढ़ाए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और लाइफ को ओवरऑल ये प्रोपेल करे। हेल्थ ऑफ कंट्री का एग्री फूड सिस्टम है वो डिटरमाइन करता है हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। जैसा फूड वैसे लोग। फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि जो न्यूट्रिशन रिलेटेड इंडिकेटर हैं वो वर्जन हो गए। मतलब इंडिया में दो प्रॉब्लम है, एक तो खाना कम मिल रहा है, और दूसरा जो खाना मिल रहा है उसमें क्वालिटी नहीं है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं है। दैट इज वाई हम फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एडिफिस ऑफ इंडियाज बायोसिक्योरिटी रिमेन्स वल्नरेबल टू डिजास्टर एंड एक्सट्रीम इवेंट्स। तो फूड सिक्योरिटी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, कितने सारे फेमाइन्स आए थे, फेमाइन कमीशंस आए थे। तो प्रॉब्लम जो है वो जब भी डिजास्टर आता है, सूखा आता है, वॉर आता है, या फिर कोविड टाइप डिसीज हो गई, और फूड सिक्योरिटी पे हम पिटने लग जाते हैं। दूसरी बात है यहाँ पे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का माल न्यूट्रिशन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब प्रॉपरली फूड जो है वो न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं ले रहे हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो होती है इसमें क्या क्या आना चाहिए, डाइटरी डाइवर्सिटी, ये नहीं कि बस एक ही खाना रोज चल रहा है, नो, इट शुड हैव डाइवर्सिटी, फ्रूट्स भी होना चाहिए, लाइक दैट। किचन गार्डन्स नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत होते हैं, सेफ्टी नेट प्रोग्राम नहीं है, जैसे मिड डे मील स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, सफिशिएंट नहीं है। न्यूट्रिशन सेंसिटिव नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, वाटर बेटर नहीं हो रहा है, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है। वैसे अभी हम ई रूपी भी लेके आए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो द पॉइंट इज कि एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन को भी फोकस करना जरूरी है। ये नए डेटा है 2019-20 का कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है 16.5% इंडिया की जीडीपी में, और एम्प्लॉयमेंट है 42.3% ऑफ द वर्कफोर्स। ये थोड़ा कम हुआ है नंबर 42.3, बट स्टिल दिस इज ह्यूज। मतलब 42% लोग काम कर रहे हैं, बट परसेंट कंट्रीब्यूशन उनका केवल 16.5 है। तो ये क्या बताता है, इन एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस बार का जो वर्ल्ड फूड डे का थीम है वो है अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ। एक्सेलेंट लाइंस है, नोटेड डाउन। अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट एंड लाइफ। ये सब चीजें है ना, पंच लाइन्स आप ऐसे में फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो। वर्ल्ड फूड डे 48 में बना था वर्ल्ड दिस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ पार्टनरशिप हुआ था, एफएओ ने हमें हेल्प भी किया। आज की डेट में फार्मर की इनकम बढ़ानी है और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना है, फूड वेस्टेज को भी कम करना है, फूड सप्लाई चेन को रिजाइलेंट बनाना है शॉक्स से। सो ये सब कुछ पॉइंटर्स हैं, एक्सेलेंट पॉइंटर्स हैं। अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, इसमें कितने अच्छे ये पॉइंट्स आ गए। आपको ना योजना पढ़ने की जरूरत है, ना कुरुक्षेत्र पढ़ने की जरूरत है, जस्ट रीड न्यूज़पेपर। ईपीडब्ल्यू भी नहीं पढ़ना है, एनवायरमेंट रिलेटेड बड़ी बड़ी मैगजीन्स वगैरह फैंसी चीज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। सबसे बड़ा बॉटलनेक आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। थोड़ा थोड़ा सी सेट डेली पढ़ो, राइटिंग की प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी लिखना सीखो, और जो भी आपका ऑप्शनल है उस पर आप ध्यान दो। बैलेंस्ड वे में पढ़ो। यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बैलेंस्ड होती है ना, तो वो सक्सेसफुल होती है। ये नहीं कि आपको पॉलिटी का बॉन्ड बन गए, बाकी सब्जेक्ट्स कुछ आता ही नहीं है, नो, यू हैव टू हैव सम बैलेंस। बैलेंस्ड पीपल, बेस्ट पीपल। Then high sero prevalence in Kerala, and this is project tendering and contract sees a surge in quarter 2.
ये गति शक्ति है। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड, मतलब दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, इसमें एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, सिंक्रोनाइज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, जैसे कि रोड्स भी आ गए, वाटर ट्रैक भी आ गया, समथिंग। एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और सिस्टमेटिकली जो सप्लाई साइड बॉटलनेक है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। इसको अभी जो हमने एक्स्ट्रा वीडियोस स्टार्ट किया है उसमें आई विल कवर गति शक्ति, इसको डिटेल में हम बात करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इंडिया ईरान डिस्कस वेज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल दो है। रिपोर्ट ऑफ कोल क्राइसिस बेसलेस है। NLCIL टू रैंप अप कोल प्रोडक्शन। साइबर वॉरफेयर की वार्निंग यहाँ पर है। देन इंडिया की दार्जिलिंग टी डुप्लीकेशन हो रहा है। GI टैग, जो GI टैग है, सबसे पहले GI टैग किसको मिला था? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। देन जैब्स बच्चों को भी दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी टाइटन है जम्मू एंड कश्मीर में टू LA फियर्स। देन टॉयफल ने अपना फॉर्मेट चेंज किया है, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में होगा दिसंबर 11। व्हाट इज टॉयफल? टॉयफल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। जैसे हमारी मदर टंग इंग्लिश थोड़ी है, इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। तो अगर हम जैसे US जाके पढ़ रहे हैं, UK जाके पढ़ रहे हैं, तो एक वो बेसिक टेस्ट लेते हैं आपका कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में बेसिक चीजें आती है या नहीं आती है। बिकॉज विदाउट लैंग्वेज फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बैरियर होगा, लर्निंग आउटकम सफर करेंगे। तो दिस इज टॉयफल। ये होता है एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज कंडक्ट कराती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, असेस करता है कैंडिडेट का स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू कि लैंग्वेज अपनी इंप्रूव करिए। आपने ये एक चीज सही कर ली ना, आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगी आगे। तो फॉलो दिस, वर्क ऑन योर लैंग्वेज, लैंग्वेज बेटर करो। दिस इज एग्जामिनिंग ऑप्शंस। सैनिक स्कूल्स हैं, 100 न्यू सैनिक स्कूल्स एडमिट करेंगे स्टूडेंट फ्रॉम 2022 टू 23, और इस बार गर्ल्स को भी यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। US ने लैंड बॉर्डर ओपन कर लिया है। ये तालिबान वॉर्न US EU ऑफ रिफ्यूजी इनफ्लक्स इफ द सैंक्शंस कंटिन्यू। तो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हम पे पैसे नहीं भिजवाए तो हम अपने यहाँ से रिफ्यूजी आपके यहाँ भेज देंगे। US to open land borders in November. श्रीलंका फिशरमैन सीक इंडियाज एक्शन ओवर डिस्प्यूट्स। ये बात है पाक बे का, ये इंडिया है, ये है श्रीलंका। यहाँ का जो एरिया है ना, ये रिच है, फिशेस बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो इंडियन फिशरमैन भी आ जाते हैं, श्रीलंकन फिशरमैन भी आते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैरीटाइम बाउंड्री, दैट इज वाई एक कॉज ऑफ कंसर्न है श्रीलंका के साथ। आर्मी चीफ अभी दिस श्रीलंका गए हैं। स्टॉप गैप डेट लिमिट, टर्की स्लैम्स रशिया, इन्फोसिस का प्रॉफिट अपसी। कोल का शॉर्टेज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने भी रिंग किया है अलार्म कोल शॉर्टेज पे। देन इंडिया का ट्रेड चाइना से 100 बिलियन एक्सीड हो जाएगा 2021 में, और ये अब फाइनल्स है। KKR फाइनल में पहुंच गया, तो फाइनल होगा KKR CSK वर्सेस KKR का। देन दिस इज धोनी और दिस इज द हिंदू। ओके, एक टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। सी, कोल शॉर्टेज हमने यहाँ पे देखा ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी समझना जरूरी है। साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप लिखते हो ना, तो साइंस में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको डेफिनेशन पता है, आपने पहला पैराग्राफ ही ये लिख दिया, रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल है, आपने पहली 4 लाइन लिख दी, रिन्यूएबल एनर्जी इज यूजफुल एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज which are naturally replenished on a human time scale, including carbon neutral sources like sunlight, wind, rain, tide, waves and geothermal. See, ये बुकिश लग रहा है बट इट वर्क्स। अगर आप डेफिनेशन क्रिस्प शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख देते हैं, इतना बड़ा भी नहीं लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आप लिख सकते हो। द पॉइंट इज, अगर आपने करेक्टली डेफिनेशन लिख दी ना, तो ये पूरे आंसर का एक टोन सेट कर देती है। आपका आंसर में भी ऑन एन एवरेज आपको आधा 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा अगर डेफिनेशन करेक्ट है। और हर सवाल में अगर आपने एक प्रश्न 1 नंबर ज्यादा लिया, तो 20 सवाल में 20 नंबर ज्यादा हो गए। पेपर 1 में 20 नंबर ज्यादा है, 4 पेपर है, 80 नंबर GS में ज्यादा है, आपने कॉम्पिटिशन जीत लिया। सो दिस इज द ट्रिक। एवरी क्वेश्चन में ट्राई टू गेट दैट एक्स्ट्रा 0.5 या 1 मार्क
और यही आगे चल के कंपाउंडिंग हो जाएगा। तो दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम है, ये हमारी लाइफ टाइम पे तो रिप्लेनिश होगा नहीं, ह्यूमन लाइफ टाइम में। तो दिस इज रिन्यूएबल, जो हमारे टाइम स्केल में रिन्यू हो जाता है, तो दैट इज रिन्यूएबल। जैसे कि हाइड्रो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाटर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक। डैम में क्या होता है, टरबाइन नीचे लगा होता है, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, बिजली बन जाती है, हाइड्रो पावर। विंड एनर्जी, अगेन रोटेशन ऑफ टरबाइन बाय विंड और इससे इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी में दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, सन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल्स, इसमें हीट में भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी। देन बायोमास होता है। बायोमास क्या होता है, प्लांट्स एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, वुड प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। जियोथर्मल में क्या होता है, अर्थ के इनसाइड क्या है, प्रीमॉर्डियल हीट है, इससे हीट का डिफरेंस हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और इससे आ जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। ओशन एनर्जी है, टाइड्स के थ्रू बनाते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी। हाइड्रोजन के थ्रू भी एनर्जी बनती है, ब्लू कार्बन क्या होता है एटसेट्रा, दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है ये, तो दिस इज हाइड्रोजन। तो ये हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, सो प्रिपेयर अ नोट, डिस्कस व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, डिस्कस द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया, कि हमारी कैपेसिटी क्या है, इन सब में पॉइंटर्स लिखिए, हाइड्रो में कितना है, विंड, सोलर, जियोथर्मल, लाइक दैट। व्हाट वुड बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू एनहेंस द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया, इसको एनहेंस कैसे करें, रिन्यूएबल्स को बेटर कैसे करें, थिंक एंड राइट। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट है CAPF पे नोट बनाना है। So this is 14th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.